हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको कोस्ट गार्ड जीडी का जो कि एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, फिज़िक्स जो कि सेक्शन 2 रहता है, उसमें फ़िज़िक्स भी आता है काफ़ी 25 नंबर का, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यहाँ पे मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊँगा विद रीज़न के साथ कि कैसे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। पहला पॉइंट कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी सिंपल कहता है कि दो बॉडी हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी ये हो गई और दूसरी बॉडी ये। तो अगर मैं इसका मास m1 दे दिया और इसका मास हो गया m2, अगर इसका मास m1 है और इसका m2, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, जिसको मैंने F नाम दे दिया। आप समझिएगा, मैं आपको हर चीज़ एक तरीके से बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, एक बॉडी m1 एक बॉडी m2 और इन दोनों के डिस्टेंस को r ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा F इजिकल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और इसमें एक कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा g। तो मैं आपको ये एक तरह का अच्छे से कैसे समझा सकता हूँ, जैसे कि फोर्स, जो फोर्स होगा वो दोनों के मास के प्रोपोर्शनल होगा, यानी m1 और m2 के। ठीक है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर के, यानी कि दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही फोर्स कम रहेगा। भाई दूर के डिस्टेंस आपस में एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है जी, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये जो जी है उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। स्मॉल जी जो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है, ये हमारी अर्थ। ठीक है, अब अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का उसका अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। जैसे हमारी अर्थ का है वो, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे अर्थ का कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ये स्मॉल जी का है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी जो स्मॉल जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, वो डिपेंड किस पे करता है, एम, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थ है, ठीक है, इसका मास एम है तो उस पर डिपेंड करता है। और आर स्क्वायर यानी कि सेंटर से इसके ये क्रिस्टल तक कितना डिस्टेंस है, ये 8 डिस्टेंस है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि आपने देखा अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसे ही हम मून का भी निकाल सकते हैं। एक मून है, उसका मून का कुछ मास होगा m1 मान लो, ठीक है, और उसके सेंटर से वहाँ तक उसके क्रस्ट तक एक डिस्टेंस होगा, रेडियस होगी, वो आपको पता है। m पता है आपको, r पता है आपको, और g जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहता है कैपिटल जी का, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब kg -1 और सेकेंड -2। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसके जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, जो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ पे लगती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी
इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छे से ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड कैसे स्क्वायर आएगा, आप खुद से देख सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू G m/r²। आप यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डाल लीजिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे कैपिटल जी के जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, उससे आपको जी निकल जाएगा। आप किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड मास ऑफ द बॉडी नहीं आएगा, मास पे तो डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका ये मास नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साइज़। साइज़ कितना भी रहे उससे मतलब नहीं, शेप से भी मतलब नहीं, चाहे सर्कुलर रहे रेक्टेंगल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको रेडियस पता होना चाहिए उसका, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, स्केप वेलोसिटी। अब ये नया पॉइंट आ जाता है, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या रहता है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हो गए, ठीक है, आपके पास एक बॉल है। अब आप स्केप वेलोसिटी मतलब ये रहता है कि स्केप क्या मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना, तो इस बॉल को आप कितनी स्पीड में फेंकोगे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको वो क्रॉस करके बाहर चले जाए, इसको हम स्केप वेलोसिटी बोलेंगे VE। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्केप वेलोसिटी की आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला है उस VE यानी स्केप वेलोसिटी होता है √2Gm/r। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अर्थ हो गई हमारी, m इसका मास हो गया, ओके, r इज रेडियस, g आपको पता है, तो इससे आपको अर्थ का स्केप वेलोसिटी पता चल जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ की स्केप वेलोसिटी रहती है वो रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करके छोड़ के बाहर चले जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हैं स्केप वेलोसिटी एट द मून सरफेस है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। आप उसमें भी स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए, उससे भी आप देख सकते हैं। तो स्केप वेलोसिटी जो मून की रहती है वो काफ़ी कम रहती है, दैट्स वाई इसकी वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद हाइट और डेप्थ ऑफ द सरफेस, यानी कि जो जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है वो हाइट, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसका जो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है वो कम होती रहती है। यानी यहाँ पे एक कोई भी मान लीजिए कोई आदमी है, वो अगर इधर है मिडल में है तो उसका जो जी होगा, स्मॉल जी होगा, वो यहाँ से 9 पॉइंट अर्थ सरफेस से कम होगा, ठीक है। और अगर अच्छा मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, ये मेरी मान लीजिए मेरी अर्थ है और ये सेंटर है, सेंटर पे अगर मैं आपको खड़ा कर दूं तो आपका जी का वैल्यू कितना आएगा आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, ये कमेंट में करके बताइए और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जी का वैल्यू बताया था, जी इज इक्वल टू Gm/r²। मास ऑफ द अर्थ हो गया, ये जी हो गया। जो आर है वो क्या है यहाँ पर, आप अगर सेंटर पे हो किसी ऑब्जेक्ट के तो आर तो जीरो हो गया, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो हो गया। जब नीचे जीरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यानी जी आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी छोटी सी बात है समझने के लिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे आपको, अब नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। जी यानी अगर, अब चलिए ये भी बताते हैं आपको, ये तीनों पॉइंट हैं, हम अभी आपको समझाएंगे। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, सॉरी मान लीजिए ये अर्थ है। अब आप एक चीज़ तो जानते ही हैं कि जो हमारी अर्थ होती है वो ओवल शेप की होती है, सर्कुलर शेप नहीं होता उसका। तो ओवल शेप में आपको पता है, मान लीजिए सेंटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है,
मतलब ये इक्वेटर पड़ गया और ये हो गया आपके पोल्स। तो आप एक नोट देखेंगे, जो मेरी अर्थ है, अगर आप एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए और एक को यहाँ खड़ा कर दीजिए, तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। अब पता है क्यों? और पोल पे ज़्यादा होगी। रीज़न बताता हूँ कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहता है। अब खास बात देखिए, यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है इसका, जो पोल और सेंटर का जो रेडियस है वो कम है पोल और इक्वेटर के, सॉरी, सेंटर और इक्वेटर के रेडियस से। अब रेडियस यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी आर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये मैंने बनाया था, अगर इक्वेटर और सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है यानी आर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो जी आपको क्या मिलेगा? मिनिमम एट द इक्वेटर। और पोल पे आपको जी क्या मिलेगा? मैक्सिमम एट द पोल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर है कि जी इज डिक्रीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसको अगर हम रोटेशन उसका जो है अर्थ का वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको करते हैं। चलिए अब ज़्यादा ड्यू टू डिक्रीज, ओके। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, सो द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ द मून विल बी 1/6 ऑफ हिज एक्चुअल वेट ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है अर्थ पे, 1/6, सॉरी मून पर। यानी आपका जो भी वेट यहाँ पे रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? मून पे आपको वो वेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं वेट की बात कर रहा हूँ, और ये आपको पता होगा कि जो वेट होता है वो चेंज होता है। मास कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्स कहीं भी चले जाइए, पर जो वेट है वो आपका फ्लक्चुएट होगा आप जिस जिस ऑब्जेक्ट पे जाओगे। फॉर एग्जांपल आपको दूंगा मैं यहाँ पर एक, मान लीजिए कि आपका वेट 60 kg है, ओके, ठीक है। अगर ये वेट लेके आप गए मून पर तो आपका वेट हो जाएगा 1/6, यानी हो जाएगा 60/6, यानी कि 10 kg। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और अभी ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बाकी है पढ़ाई करना। अभी हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट में हम पोलर सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट और मून का नेचुरल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले को सीखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस बार आपका एसएससी जीडी को कोस्ट गार्ड डीबी को क्लियर कराने का मेरा वादा है। कोस्ट गार्ड जीडी इस बार डेफिनेटली हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।